साथ ही साथ जो ग्लोबल फैक्टर्स है, हमारा ओवरऑल मार्केट है, वो क्या बता रहे हैं? 20,000 से जस्ट 20-25 पॉइंट पहले ही मार्केट टर्न हो गया था, तो वो लेवल एक बार वापस रीटेस्ट कर सकते हैं बाजार। वो लेवल ब्रेक करेंगे या नहीं, वो तो हमें वहां पे ही देखना पड़ेगा, लेकिन करंटली वहां तक का व्यू तो हम लोग डेफिनेटली रख सकते हैं, 20,000 तक का। तो निफ्टी में भी अभी करंटली तेजी का व्यू लेके ही चलना है। कोई भी डीप आती है 50-100 पॉइंट की, तो 19,650 या 19,700 के बीच में, तो वहां पे निफ्टी बाय करना है। 19,500 का स्टॉप लॉस लगा के 20,000 के पोजिशनल टारगेट के लिए निफ्टी का व्यू बना सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि काफी ग्लोबल फैक्टर्स हमारे अगेंस्ट चल रहे हैं। करेंसी अगेंस्ट चल रही है, एफआई फ्लोज एग्जिट मतलब नेगेटिव चल रहे हैं, वो सबके बावजूद निफ्टी चल रहा है। और उसका रीजन ये भी हो सकता है कि पिछले कंटिन्यूस टाइम से हमको मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिली है, तो वहां पे शायद एक करेक्टिव मूव अगर आता है, और आने के चांसेस भी लग रहे हैं, तो वहां से थोड़े फ्लोज लार्ज कैप स्टॉक्स में शिफ्ट होंगे। तो उस हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं कि मेजर इंडाइसिस में यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। जहां तक कि बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी अभी जो रेंज में ट्रेड हो रहा था, उसकी अपर रेंज में अभी करंटली वहां पे अभी रुका हुआ है, 45,000 के आसपास वो रेंज है। तो अगर 45,000 अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर देती है, तभी फ्रेश बाइंग का व्यू रहेगा। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा व्यू तेजी का ही है ओवरऑल। लेकिन ये 45,000 एक रेजिस्टेंस है, तो अगर किसी को नई पोजीशन बनानी है तो 45,000 ब्रेक करे, तो उसके ऊपर हमको वहां पे भी जो उसका पिछला ऑल टाइम आई था 46,300 तक का, वहां तक के पोजिशनल व्यू हमको देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी 44,600 के स्टॉप लॉस से तेजी की पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। जी, ठीक है। तो कवन सर से ले ली है कि बाजार के ऊपर क्या राय बनती है और कौन से लेवल्स को आपको अपनी नजर पे रखना चाहिए। हमारे साथ एक एक्सपर्ट और जुड़ चुके हैं, रचित खंडेलवाल जी। एक बार आपसे उनको भी मिलवा देते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी, ठीक है। अब चलते हैं सीधा देवांग सर के पास। देवांग सर, बाजार कैसा लग रहा है? क्या बोल रहे हैं जो ये नंबर्स हैं, ये आज थोड़ी-सी हमें बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली है। किस तरह का लग रहा है बाजार? जो आने वाला हफ्ता है, वो कैसा रहने वाला है? ये तेजी मेंटेन रहेगी या वापस से हमें एक जो कंसोलिडेशन फेज दिख रहा था बाजार के अंदर, वही कंटिन्यू होगा? आई थिंक इंडेक्स में हमको लग रहा है कि वी आर ऑन ट्रैक टू ब्रेक इनटू न्यू हाइज, और नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में हमें 20,500 से 20,600 का लेवल टच करते हुए दिख रहा है। और 19,200 एक बहुत बड़ा सपोर्ट उभर के आया है। तो आई थिंक मार्केट्स विल होल्ड ऑन टू दैट लेवल्स एंड इवेंचुअली हेड हायर टू 2,500 2,600 लेवल्स फॉर द निफ्टी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो आई थिंक बैंक निफ्टी इज लैगिंग बिहाइंड अ लिटिल बिट, बट लुक्स सेट टू कैच अप, एंड दैट वन शुड आल्सो गो एंड टेस्ट इट्स ऑल टाइम हाइज ऑफ 46,700 800। जी, ठीक है। रचित सर, सीधा आपके पास आते हैं। सर, जब भी आप हमारे शो में आते हैं तो आप हमें बताते हैं कि बाजार के हमारे जो हमारा बाजार किन ग्लोबल फैक्टर्स से अफेक्टेड है, क्या-क्या ग्लोबल फैक्टर्स हैं, ठीक है? उसके बाद आपने लास्ट वीक एक ओवरव्यू दिया था कि जो बाजार के अंदर हमारे को जो मेंटेन क्रूशियल लेवल्स हैं 18,800 18,900, वो हमें देखने को मिल सकते हैं। क्या अभी आपका जो टेक है वही है, या जो बाजार के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है, जो सामने चार्ट्स खुले हुए हैं तो उसमें एक हमें तेजी देखने को मिल रही है, वो अब बुलिश ट्रेंड में बदल जाएगा? देखिए मैम, दो चीजें अपन कंसिडर करें कि ऑफ कोर्स ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं उनकी हम हमेशा बातें करते रहते हैं। और आपको ध्यान हो, हम जब लास्ट टाइम मिले थे तब डॉलर करीबन 86, क्रूड करीबन $86 पे था, और अब 90 के पास मेंटेन कर रहा है। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में 91 भी ब्रीच किया था। तो कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर है जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है। इसके साथ साथ आप देखें, यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी जो हैं वो भी एक हायर रेंज पे मेंटेन कर रही हैं। यूएस मार्केट अब परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप अगर ये बात बोलें कि साहब हम डिस्कनेक्टेड हैं, तो ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग हम डिस्कनेक्टेड हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम टोटली अनअलाइंड होके बैठ सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट से। जैसे ही हम वापस अपना अलाइनमेंट स्टैब्लिश कर लेंगे सही तरीके से, वो कहीं ना कहीं हमारे फैक्टर इन करेगा ही करेगा। अब बात होती है कि जब लास्ट टू लास्ट वीक आपके शो में आया था मैं,
तब 18,890 का एक लेवल जरूर है जो हमने दिया था। उसके साथ साथ आप ध्यान करें तो लास्ट जब मैं एलेक्स सर से मार्केट लाइव में मिला था, तब मैंने ये भी कहा था कि फॉर द टाइम बीइंग एक अपसाइड हम देख रहे हैं जो कि डाउन साइड में ही आने वाला है, और इसको हम तेजी का इंडिकेटर ना मान लें। और उस टाइम अगर आप रिविजिट करें उस शो को, तो वी हैड वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड द लेवल ऑफ 19,650 एंड 19,700, और तब इफ आई एम करेक्ट निफ्टी वाज ट्रेडिंग एज 19,280। तो अभी भी हम एक कॉशियस अप्रोच लेके बैठे हुए हैं, हमारा स्टैंस नहीं बदला है। हम मतलब दिस इज आवर पर्सनल व्यू, अगेन वी माइट गो रॉन्ग, बट हम अभी भी एक तेजी के दायरे में मैं नहीं समझता हूं आ रहे हैं। टिल द टाइम वी क्लोज अबव 20,200 फॉर कंसेक्यूटिव 2 ट्रेडिंग सेशंस, आई वुड नॉट सजेस्ट दैट द मार्केट इज बाउंड टू गो अप। आप स्टॉक वाइज अप्रोच रखें, आप सेक्टोरियल अप्रोच रखें, और सेक्टोरियल अप्रोच में ही मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ टाइम पहले आप ही के एक शो में जो हम इवनिंग में करते थे, तब बात भी हुई थी कि आईटी इंडेक्स मुझे अच्छा लग रहा है, और तब हम याद करें मैंने कहा था कि मार्केट में अब जब भी स्ट्रेंथ आएगा तो आईटी इंडेक्स से ही आएगा। और आप देखें अभी आईटी इंडेक्स आपके सामने है, द वे इट हैज बीन परफॉर्मिंग। सो व्हाई आई एम सेइंग कि आप सेक्टोरियल अप्रोच या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। मार्केट नीचे जरूर है, मार्केट एक करेक्टिव फेज में जरूर है, मगर कुछ अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, कुछ अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म करेंगे। So you need to maintain a approach which is stock specific, stay out of the markets। और इसके पीछे मैं आपको एक और कारण बता देता हूं। लेटली जो कॉल पुट का डेटा है वो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा है। क्यों डिस्टर्बिंग लग रहा है? आप कल की वीकली एक्सपायरी देखें तो हर एक इन द मनी या उससे थोड़ा सा आउट द मनी जो कॉल पुट के डेटा थे वो इतने ज्यादा एग्रेसिव बनते जा रहे हैं। एक एक स्ट्राइक प्राइस पे 5-5, 6-6 करोड़ की पोजीशन बन रही है। वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हमारे जो ट्रेडिंग फर्टर्निटी है या जो पूरे हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं, कुछ एक एचएनआईज हैं, उनका बहुत ज्यादा कॉल पुट में पोजीशन बन रहा है। एंड आई बिलीव द वे इट इज फंक्शनिंग दे माइट बी मेकिंग मनी, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी इंडेक्स का आपने लेटली मूवमेंट देखा है उसमें कहीं ना कहीं वो कॉल पुट का डेटा और वो मूवमेंट है जो ट्रिगरिंग कर रहा है। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस सिचुएशन, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द मार्केट्स एज ऑफ नाउ। जी, ठीक है, सर ने बता दिया। सर एक चीज़ अगर हम और देखें, अगर हम एक रीज़न समझना चाहें कि ये समझ नहीं आ रहा है कि जो एफआईआईज़ हैं वो कंटीन्यूअसली सेलिंग के मोड में बैठे हुए हैं, वो हर दिन कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो सेल कर ही रहे। इसका अगर हम बेसिक रीज़न माने तो वो क्या हो सकता है? देखिए इसके पीछे एक बेसिक रीजन है जो मैंने जब डॉलर इंडेक्स के लिए बात करी थी और मैंने कहा था ये थोड़ा डरावना है। इसके पीछे आप ऐसे समझे कि जब वो यहाँ सेलिंग कर रहे हैं, इवन अगर वो अपना वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जिसमें वो सेलिंग कर रहे हैं वो रेट टू रेट भी कर रहे हैं और उनको रुपी डॉलर ट्रेड में बेनिफिट मिल रहा है, तो इवेंचुअली दे आर मेकिंग मनी एंड दे आर एग्जिटिंग आउट ऑफ द मार्केट्स। हमेशा आपने जो सवाल किया, एक्चुअली वेरी थैंकफुल, एक एक्सप्लेनेशन का मुझे मौका मिल गया। जब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है या जब भी रुपी डॉलर ट्रेड में रुपी वीक होता है, तो एक टाइम के बाद वो वरीसम इसलिए बन जाता है क्योंकि एफआईआईज के लिए सेल करके और प्रॉफिट बुक करना रुपी डॉलर ट्रेड के कैलकुलेशन में अगर अच्छा होने लग जाता है, तो उनको अगर स्टॉक्स में कोई बहुत सारा डिसेंट प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है, दे इवेंचुअली सेल एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। ये एक फैक्टर है जिसके कारण हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप डॉलर इंडेक्स को देख रहे हैं और अगर वो बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के लिए टेंशन का कारण बन सकता है। जी, ठीक है, तो जान लिया कि ओवरऑल वापस से सर आ गए ग्लोबल फैक्टर्स में, जो हमने जो हम रीज़न माने तो वो करेक्ट भी, क्योंकि जो ये कंट्रीज़ है वो कहीं न कहीं नहीं, वो लिटरली इंटरकनेक्टेड है। जो बाहर के मार्केट्स में हो रहा है वो हमारे मार्केट में हमें कभी ना कभी देखने को तो मिलता ही है। ठीक है, देवांग सर आपके पास आते हैं सीधा। सर जिस तरह से हम देख रहे हैं फूड इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। वेजिटेरियन थाली की बात करी जाए तो उसमें भी हमने 24% की अपवर्ड मूवमेंट देखा है। नॉन वेजिटेरियन थाली की भी बात करी जाए तो 13% की बढ़त है। मतलब फूड इन्फ्लेशन कहीं न कहीं लोगों को घबरा रहा है। क्या ये हमारे मार्केट के लिए भी एक रेड अलर्ट बन सकता है?
It might become a red alert, but I think market में इतना cash पड़ा हुआ है लोगों के पास and the funds के पास के on every dip people are buyers. And you just imagine if the FIs are sellers today and index just crosses and sustains above the all-time highs for 2 sessions, and these people are forced to do short covering. It will be a mind-boggling rally then. So I think the fact that the prices are not supporting the hypothesis of the correct prices को गिरना चाहिए because of inflation or dollar index or or other factors. I would rather go with the prices and then go with this theory. So I think prices are supporting an upmove and we would maintain a bullish bias on the markets. जी, ठीक है। तो इस बार इस टाइम पे घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे पास बायर्स भी काफ़ी ज़्यादा एवरी डिप में बैठे हुए हैं। ठीक है, कंवन सर? सर आपका क्या टेक है जो ये क्रूड है, जो ये रुपी है, जो ये ग्लोबल फैक्टर्स है, किस तरह से बाज़ार को हमें हमारे मूवमेंट देंगे आने वाले टाइम पे? और अब तक जो हमारा बाज़ार एक कंसोलिडेशन फेज़ में है, ये कब अपनी चुप्पी तोड़ेगा? देखिए मोटा-माटी तो जो रचित सर ने एक्सप्लेन किया, मेरा आंसर भी सिमिलर टर्म्स पे ही रहेगा कि अगर रुपी वीकन होता है डॉलर के सामने तो एफआईज का जो रिटर्न है इम्पैक्ट होता है, तो उनको एक फोर्स सेलिंग बोल सकते हैं, तो वो आती ही है जब भी रुपी वीकन होता है, तो क्योंकि उनको पैसा जो ले जाना है वो डॉलर में ले जाना है, तो उनका रिटर्न थोड़ा वहाँ पे होता है इम्पैक्ट। तो जब तक वो रुपी स्टेबलाइज नहीं होता है तब तक हम लोग एक्सपेक्ट करना भी गलत रहेगा कि फॉरेन फंड्स हमारे जो एफआई के वो पॉजिटिव हो जाए। तो एक वो तो है, तो अभी रुपी कहाँ पे रुकता है वो देखना पड़ेगा। और साथ में क्रूड का भी नेगेटिव ही रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हम लोग नेट इंपोर्टर है क्रूड में, और वहाँ पे भी चार्ट पे देखे तो वहाँ पे भी तेजी लग रही है, और डॉलर इंडेक्स भी एक जो डाउन ट्रेंड में था वो निगेट करके अभी थोड़ा वहाँ पे भी हम लोग उतना डाउन नहीं गिन सकते। और जनरली हमने लिखा हुआ है कि अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो कमोडिटीज प्राइस गिरते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने पिछले कई दिनों में सरप्राइजिंगली अदर साइड मूव देखा हुआ है, मेटल्स में या केमिकल प्राइसेस हमको बढ़ती हुई दिखी है, और साथ में डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में सस्टेन करना डिफिकल्ट है। तो अभी काफी पैरामीटर्स हमारे अगेंस्ट चल रहे हैं, काफी मेजर जो डॉलर इंडेक्स है, क्रूड है, करेंसी है, वो सब चीजें हमारे लिए फेवर में वर्क नहीं कर रहा है। अभी जो लिक्विडिटी का फ्लोज है हमारे डोमेस्टिक, वो मार्केट को अभी नीचे नहीं गिरने दे रहे, स्पेसिफिकली अगर मिड और स्मॉल कैप देखे तो। लेकिन वहां पे भी थोड़ा कई सेक्टर्स में, कई काउंटर्स में ओवर हीटेड हो चुका है, तो वहां पे अगर आप कॉशियसली ट्रेड करें या रिस्क मैनेजमेंट करके ही वहां पे पोजीशन अपनी रखें। जी, ठीक है। रचित सर आपके पास आते हैं वापस से। जैसे कि अभी हमने लास्ट 1-2 वीक पहले देखा था, फार्मा सेक्टर के अंदर काफी अच्छी हमें तेजी देखने को मिली थी। ये तेजी अब कहाँ चले गई सर? देखिए, ये तेजी कहीं गई नहीं है, ये तेजी इंटैक्ट है। और आप देखें अगर हिस्टोरिकली भी फार्मा सेक्टर का परफॉर्मेंस अगर आप बैंक निफ्टी या आईटी से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं आता है, बिकॉज फार्मा के साथ बहुत ज़्यादा एज आई वाज सेइंग अबाउट अलाइनमेंट एंड इंटरनेशनल मार्केट का, फार्मा में इंटरनेशनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कारण से ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बट अगर हाँ हम देखें और जिस तरीके से हमारी कंपनीज हैं और हमारा फार्मा सेक्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इट ऑलवेज इज अ गुड बेट। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं दिख रही है, इट्स अ सेफ हेवन। और अगर आप देखें तो डिफेंसिव्स में हमारे आईटी और फार्मा ही आते हैं, ये बहुत पुराना हमारा एक वो चलता जा रहा है। और इसके साथ साथ आप देखें एक और चीज की डॉलर और रुपी ट्रेड का जो एफआईएस को बेनिफिट मिलता है सॉरी, वैसा ही बेनिफिट अगर डॉलर रुपी ट्रेड में आपका रुपी वीकन होता है और डॉलर स्ट्रांग होता है तो वही फार्मा को भी मिलता है। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, though it doesn't performs as the high beta indexes of bank nifty and other sectors perform, but हाँ कोई परेशानी की बात नहीं है, अच्छा है और मेंटेन रह सकते हैं इसमें। जी, ठीक है। सर साथ ही साथ जो अभी खबर आई है G20 से जस्ट पहले की, जो इंडिया है उसने यूएस के काफी सारे प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है। इससे हमारे बाजार को कोई फर्क पड़ सकता है?
देखिए, जो ये न्यूज़ है उसके पहले आप देखें जो बाइडेन ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि वो इंडिया आके इस बारे में बात करेंगे। अब यूजुअली G20 एक ऐसा समिट नहीं होता है जहां पे हम बहुत ज्यादा हार्डकोर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट ग्लोबल वेलफेयर एंड टॉपिक्स लाइक चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर, बट इस बार एक इस तरीके से शेप अप कर रहा है। मैं समझता हूँ पूरी एक बार क्लैरिटी आ जाए और ये प्रॉपर्ली G20 आपकी मीट खत्म हो जाए, सबके अनाउंसमेंट आ जाए, उसके बाद ही हम इसको देखें और कमेंट करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं और जियोपॉलिटिकल जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर तो कर रहे हैं। तो इट्स बेस्ट पॉसिबल एक बार पूरा थ्रू हो जाए, सब अपने अपने घर पहुंच के स्टेटमेंट दे दे, उसके बाद ही व्यू पॉइंट बनाए, ओपिनियन बनाए। आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर आइडिया। जी, ठीक है। तो बाजार को लेके सारी की सारी जानकारी ले ली है, चाहे वो ग्लोबल फैक्टर्स हो, चाहे वो अपने बाजार हो, निफ्टी बैंक निफ्टी हो। ठीक है, अब चलते हैं मार्केट लाइव के डायरेक्टली सेकंड सेगमेंट में, जहां पे हम लेंगे एक्सपर्ट से रिकमेंडेशन।